हाँ मेरे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी क्लासेस में। आइए हम इसके पहले के जो वीडियो में चर्चा किए थे उसके आगे को लेकर कंटिन्यू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हमने रेखीय आवर्धन के बारे में चर्चा आपसे कर रखा है ना। रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी भी दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। किसी भी दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन। इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम इसी वक्त क्या करने वाले हैं? एक अन्य सूत्र हमने जो पढ़ रखा था इसके पहले, यह रेखीय आवर्धन यम इक्वल टू आई अपान ओ, ये पढ़ रखा था ना। क्या पढ़ा था? यम बराबर आई अपान ओ, इसका मीन्स हुआ इमेज की लंबाई, लेंथ ऑफ इमेज अपान लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि रेखीय आवर्धन क्या होता है? किसी वस्तु के किसी दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ये अपने एक फार्मूला एक डिफिनेशन से निकाल रखा था, है ना। अब हम इसका जो दूसरा सूत्र डिराइव करने वाले हैं वो है किसमें संबंध। यम बराबर आपका होगा माइनस का वी अपान यू, यानी कि ध्रुव पी से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध जो होगा रेखीय आवर्धन और ध्रुव पी से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में जो संबंध है इन तीनों में, वही हम लोग डिराइव करने वाले हैं यहाँ पर, यानी ये डेरिवेशन निकालने वाले हैं। तो देखिए इस डेरिवेशन को कैसे बड़े सिंपल तरीके से डिराइव करते हैं, बड़े ही आसान तरीके से डिराइव करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए इसके लिए क्या करेंगे, जब भी हम डेरिवेशन करेंगे यानी रेखीय आवर्धन के लिए क्या करेंगे, एक दर्पण लेंगे। कोई भी दर्पण आप ले सकते हो, चाहे अवतल या उत्तल। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक दर्पण M1 M2 लिया है। और कौन सा दर्पण? ये अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण लिया मैंने। और क्या किया, इसके मुख्य अक्ष पर एक वस्तु मैंने AB मान लिया। ठीक है, एक बिंदु क्या लिया? AB ले लिया। अब आपको मालूम है कोई भी वस्तु है तो उससे प्रकाश किरणें उत्सर्जित होती हैं। तो इससे प्रकाश किरण उत्सर्जित हुई, उसमें से कुछ किरणें समांतर जाएंगी मुख्य अक्ष के। मैंने उसमें से एक किरण को मुख्य अक्ष समांतर गुजार दिया। और आपको मालूम है मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाती हैं? फोकस बिंदु F से होकर जाती है। कहाँ से हो जाती है? फोकस बिंदु F से होकर जाती है। तो मैंने क्या किया, इस समांतर जाने वाली किरण को फोकस बिंदु F से गुजार दिया। इसके बाद दूसरी किरण कहाँ से गुजार दी? वक्रता केंद्र C से। वक्रता केंद्र C से मैंने गुजार दी। अब आपको मालूम है वक्रता केंद्र C से जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। अब मैंने गुजार दिया वापस। अब ये परावर्तन के पश्चात ये किरण गई, ये परावर्तन के पश्चात ये गई, दोनों एक दूसरे को कहाँ पर मिल गई? ये बी डैश बिंदु पर मिल गई। कहाँ मिल गई? बी डैश बिंदु पर। तो हमें मिल गया एक प्रतिबिंब A डैश B डैश। क्या मिल गया? A डैश B डैश प्रतिबिंब मिल गया हमें। ओके गाइस, अब ध्यान से देखना है। मैंने क्या किया, इस B बिंदु को बिंदु P से मिला दिया। अगर आप थोड़ी देर के लिए इस BP को किरण मानिए, तो ये किरण गई कहाँ से? इस वस्तु से ही गई। इस वस्तु से ही कहाँ से? इस वस्तु से ही निकली एक किरण गई और इस बिंदु पर परावर्तित हुई। और कहाँ से हो जाएगी? यहाँ से। क्यों यहाँ से हो जाएगी? आपको मालूम है अब इस वस्तु का प्रतिबिंब अगर यहाँ पर मिल रहा है तो इसका मतलब इससे जो किरणें निकलेंगी परावर्तन पश्चात यहीं से होकर जाएंगी। भाई प्रतिबिंब तो यहीं मिल रहा है ना, तो इसका मतलब है यहीं पर क्या सारी किरणें जो इससे निकलेंगी परावर्तित होंगी यहीं से होकर जाएंगी। क्लियर है? अब आइए थोड़ी देर के लिए, अगर आप माने इसको किरण है तो ये किरण गई किरण जाने के बाद परावर्तित हुई। अब थोड़ा परावर्तन के नियम में आइए। कोई तल होता था जहाँ कोई प्रकाश किरण पड़ती थी, पड़ने के बाद इस तरह परावर्तित होती थी, तो इनके बीच में ये अभिलंब बनता था ना। तो सेम यही तरीका है। यहाँ पर ये आपकी किरण गई, ये परावर्तित हुई, इनके बीच में ये अभिलंब। क्या हुआ? अभिलंब। क्या हुआ चीज़? तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, जब ये आपतित किरण हुई और ये परावर्तित किरण हुई तो ये क्या हुआ? आपतन कोण हुआ कि नहीं? और ये क्या हुआ? परावर्तन कोण। यानी कि ये आपका हो गया I और ये आपका हो गया R। और गाइस क्लियर है चीजें? अब आप बता दीजिए क्या ये कोण इस कोण के बराबर होगा? बिल्कुल होगा। परावर्तन के नियम से ये कोण इस कोण के बराबर है। ओके, अब ये कोण इस कोण के बराबर है। ये बात क्लियर हो गई? तो आइए डिराइव करते हैं। डिराइव से पहले इस चित्र के बारे में जो आपको माना फलाना लिखना है, क्या लिखना है देख लीजिए। क्या लिखोगे आप लोग? माना एक अवतल दर्पण M1 M2 है जिसका ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, फोकस बिंदु F है और ध्रुव P से
ध्रुव पी से u दूरी पर एक बिंदु वस्तु ए बी है जिसका ऐसा प्रतिबिंब बना है वास्तविक की आभासी वास्तविक, ठीक है, जिसका वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। इतना चित्र के बारे में लिखेंगे, उसके बाद आ जाएंगे हम यहाँ पर डेरिवेशन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस जब ए बी और पी त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में कौन कौन सा त्रिभुज ए बी पी और त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में, अभी मैंने बताया आपको कि कोण बी पी ए, कोण बी पी ए जो है वो इक्वल होगा कोण ए पी बी या ए डैश पी बी डैश के। कारण क्या है, क्यों ऐसा बराबर हो रहा है? इसमें है परावर्तन का नियम, परावर्तन के नियम से ये आपका बराबर हो रहे हैं, ठीक है। ये किससे हो रहा है? परावर्तन के नियम से बराबर है आपके, ओके। चलिए अब आ जाइए, देखिए ध्यान से, कोण बी ए पी इक्वल होगा कोण बी डैश ए डैश पी के। कारण क्यों, कारण बताइए, ये कोण इस कोण के बराबर क्यों होगा? ये कोण इस कोण के बराबर क्यों होगा? क्योंकि प्रत्येक समकोण है, आपको मालूम है कोई भी वस्तु मुख्य अक्ष पर समान कैसी होती है? लंबवत होती है, ठीक है। क्या कारण है इसमें? प्रत्येक क्या है? समकोण है। अगर प्रत्येक समकोण है, देखिए किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर तो तीसरा खुद ही बराबर हो जाता है, जब इसलिए क्या हुआ? आपका त्रिभुज समरूप हो गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी पी समरूप, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, ए डैश बी डैश पी, ठीक है, ये आपका समरूप हो गया। अब आइए, समरूप की कंडीशन लगाते हैं, इसकी शर्त क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, उसको लगाते हैं। अब देखिए, आपको मालूम है अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, अब देखिए ये कोण इस कोण के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये पूरा कोण इस वाले कोण के बराबर है, ठीक है, ये कोण इस वाले कोण के बराबर है। सबसे पहले ये वाला कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है। देखिए इस कोण के सामने भुजा आपकी ए बी है और ये कोण बराबर है इसमें ये इसके आर के, इसके सामने भुजा ए बी डैश है, मतलब कि आपका हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश, यानी कि इस त्रिभुज में इस भुजा के संगत इस त्रिभुज में आपका दूसरे वाले त्रिभुज में ए डैश बी डैश संगत भुजा है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखते हैं, अब ध्यान से देखिएगा, ये कोण देखिए, ये कोण बराबर है इस वाले कोण के, तो इसके सामने भुजा आपकी ये पूरी है, क्या हो गई आपकी ए पी, ओके, ये पूरी हो गई आपकी ए पी, यानी ये कोण, ध्यान दीजिएगा, ये कोण ले लिया, ये कोण बराबर है इस वाले कोण के, तो इस कोण के सामने की भुजा आपकी ए पी हुई और ये बराबर है इसके, इस कोण के सामने भुजा आपकी क्या हुई? ए डैश पी, क्या हो गई? ए डैश पी हो गई, ओके। अब आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू को रख देना है, बस सिर्फ वैल्यू रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर ए बी लिए रहिए आप लोग, ए डैश बी डैश, ए पी क्या है और ए डैश पी क्या है? ए पी देखिए क्या है, ए पी आपकी है वस्तु, ध्रुव पी से वस्तु की दूरी क्या होती है? u, लेकिन किधर है? देखिए दर्पण के बाईं ओर है तो निगेटिव दूरी है ना, निगेटिव लेंगे तो आपका हो जाएगा माइनस का u, ओके, क्या हो गया? माइनस का u हो गया आपका, क्लियर हुआ इस बात से? अब आप ध्यान से देखिए, आपका ये क्या है? ये तो आपका बचा क्या? ए डैश पी, ए डैश पी में आएंगे तो ये ए डैश पी क्या है? ध्रुव पी से प्रतिबिंब की दूरी, आपका क्या हो जाएगा? माइनस का v, ओके। अब आइए ए बी का मान रखिए, ए बी आपका क्या है? ओ ऑब्जेक्ट, और इसकी लंबाई आप मान लीजिए y1 और इसकी लंबाई आप मान लीजिए y2, इसकी लंबाई y2 मान लीजिए, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा? ए बी का मान आपका y1 है और ए डैश बी डैश, ध्यान दीजिएगा, जब भी मुख्य अक्ष के ऊपर कोई लंबाई ली जाती है पॉजिटिव में, नीचे ली जाती है तो नेगेटिव में, यहाँ पर आपका माइनस का y2 हो जाएगा, ये आपका आ गया माइनस कट गया आपका, यहाँ से u अपान v आया, ठीक। इसको लिख सकते हैं माइनस का y1 अपान y2 इक्वल टू u अपान v। अगर इसको हम उल्टा कर दें तो ये हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई और ये हो जाएगा वस्तु की लंबाई,
ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, देयरफॉर y2 अपान y1 इक्वल टू, माइनस को ले जाएंगे, आपका माइनस का v अपान ई हो गया। ये बताइए क्या आपका y2 अपान y1, y2 अपान y1 मतलब क्या हो गया आपका यम मतलब कि क्या है, y2 क्या है प्रतिबिंब की लंबाई और ये y1 वस्तु की लंबाई, तो यम हो गया आपका, हो जाएगा माइनस का v अपान यू। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका हुआ रेखीय आवर्धन का फार्मूला। ठीक है, आपने रेखीय आवर्धन कितना फार्मूला पढ़ रखा, आपने रेखीय आवर्धन का सिंस आपने पढ़ रखा था पहले से, यम बराबर आई अपान ओ, और इस बराबर में आपका ये भी क्या आ गया माइनस का वी अपान यू। तो आपको जो भी दिया रहेगा, जैसा भी दिया रहेगा, आप आसानी से न्यूमेरिकल्स में इनका यूज कर सकते हैं। क्योंकि गाइस आपको मैंने पहले से बता रखा है कि रेखीय आवर्धन एक अनुपात है, लंबाइयों का अनुपात है, दो लंबाइयों का एक ऐसा, दो लंबाइयों का अनुपात है, तो जाहिर बात है कोई मात्रक नहीं होगा, कोई विमा नहीं होगी, है ना। तो ये आपका हुआ रेखीय आवर्धन का फार्मूला, इसको आप लोग नोट करिए। हाँ तो पहले बच्चों हम लोग अब दर्पण वाला लगभग पूरा टॉपिक फिनिश कर चुके हैं, पर थोड़ा दर्पण के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। दर्पण यानी अवतल दर्पण का उपयोग पहले बात कर लेते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग आप कहाँ कहाँ कर सकते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, आपके घरों में आपके पापा यानी फादर आपके अक्सर ही आप देखोगे वो लोग एक दर्पण का प्रयोग करते हैं, या फिर आप नाई की दुकान में देखोगे दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वो दर्पण कोई और नहीं होता है, अवतल दर्पण होता है ना। बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहला प्रयोग ये है कि दाढ़ी शेविंग के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी मतलब कि बोल सकते हैं कि जो आप दाढ़ी के लिए जो बनाते हैं ना, जो उसमें जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्या करते हैं उसमें शेविंग दर्पण बोलते हैं इसको, है ना। तो दर्पण शेविंग दर्पण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। शेविंग दर्पण के रूप में जो प्रयोग होता है आपका वो कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ठीक है, सेकंड की बात करें तो सेकंड क्या होता है आपका, जैसे डॉक्टरों को आप लोग कभी दांत के डॉक्टर के पास आप लोग गए हो तो दांत का डॉक्टर एक दर्पण का प्रयोग करता है आपके दांतों को देखने के लिए, या किसी गर्दन वाले डॉक्टर के पास गए होंगे तो वो गर्दन को या किसी भी चीज को चेक करने के लिए क्या करता है, इस एक दर्पण का प्रयोग करता है। वो डियर स्टूडेंट्स कोई और दर्पण नहीं है, वो अवतल दर्पण ही है। कौन सा है, अवतल दर्पण ही है। क्लियर है, कौन सा दर्पण होता है, वो अवतल दर्पण ही होता है। यानी शेविंग दर्पण के रूप में भी आपका प्रयोग होता है, और डॉक्टर जो दांत देखने के लिए प्रयोग करते हैं, है ना, तो वो अवतल दर्पण ही प्रयोग होता है। गाइस अवतल दर्पण आपका प्रयोग होता है। ठीक, इसके बाद अगर बात करें हम अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ हो सकता है, जैसे जो सर्च लाइट होती है, ठीक है, सर्च लाइटों में भी कहीं कहीं क्या होता है, अवतल दर्पण, सर्च मतलब टार्च जो होता है, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, एक प्रकाश पुंज का जो होता है, प्रकाश पुंज यानी एक अधिक क्षमता का प्रकाश पुंज प्राप्त करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं अवतल दर्पण का। गाइस जहाँ तक बात रही उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का एक मुख्य प्रयोग क्या है कि जो आपके कोई वाहन होता है, वाहन जो होता है, वाहन की जो साइड मिरर लगा होता है वो होता है आपका उत्तल दर्पण। यानी कि उसमें क्या होता है, प्रतिबिंब देखने के लिए, पीछे का प्रतिबिंब देखने के लिए हम लोग साइड मिरर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो साइड मिरर का प्रयोग मतलब क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। तो डिफरेंस ये आपके दर्पण के कुछ इंपॉर्टेंट समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट टाइप क्या क्या है दर्पणों के उपयोगी। ठीक है, अब जो डिफरेंस आपका यहाँ पर आने वाला है वो है अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन आप पढ़ने वाले हैं। क्लियर है, तो प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन कॉन्सेप्ट है जिसको आप पढ़कर बड़ा ही आनंद का महसूस करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं दर्पण क्या होता है, दर्पण के बारे में जानते हैं। तो आइए दर्पण क्या होता है समझते हैं। ओ सॉरी, दर्पण तो हमने पढ़ लिया। दर्पण की बात हम देखने वाले हैं जो वो है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट।
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है इसको समझते हैं। ओके, तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उससे पहले जानने से पहले आप पहले माध्यम के बारे में जानिए। माध्यम तो आप जानते ही हैं पहले से ही, क्योंकि आप दर्पण में पढ़ रखे हैं। तो माध्यम दो प्रकार के होते हैं, इन दोनों माध्यम की बात करते हैं। माध्यम जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है सघन और एक होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम और विरल माध्यम। ओके गाइस, तो देखिए सघन माध्यम क्या होता है, विरल माध्यम क्या होता है। सघन का मतलब ये है कि जैसे कोई भी माध्यम है उसमें अगर आपके अणु जो हैं और वो पास पास होते हैं तब तो वो सघन माध्यम होता है, और अणु आपके दूर दूर होते हैं तो विरल माध्यम होता है। ठीक है, जैसे आप जल ले लीजिए और वायु ले लीजिए, तो जल में क्या है, जल के अणु पास पास हैं। क्या है, जल के अणु काफी पास पास हैं, जबकि वायु के अणु क्या हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। तो वो वायु आपका विरल माध्यम होता है जल की अपेक्षा। ठीक है, वायु क्या होता है, विरल माध्यम होता है, और जल आपका उसकी अपेक्षा सघन माध्यम होता है। क्लियर है। अब अगर हम बात करें कांच और जल की, कांच और जल की, तो ध्यान दीजिएगा जो आपका जल है और कांच है, सघनता और विरलता किसी के सापेक्ष बताई जाती है। किसके, किसी के सापेक्ष, मतलब कि कौन सा द्रव किसके सापेक्ष ज्यादा सघन है, कौन सा ज्यादा विरल। जैसे आप सघनता के द्रव लेंगे तो द्रव में जैसे आप उसका सांद्रता के बारे में देख सकते हो, कह सकते हो। ठीक है, जैसे कुछ द्रव, जैसे कुछ ऑयल होते हैं ज्यादा सांद्र होते हैं, मतलब कि उनकी सांद्रता ज्यादा होती है, उनको गाढ़ा ज्यादा गाढ़े होते हैं। ठीक, और कुछ द्रव होते हैं जैसे पानी ले लीजिए, तो ये क्या होता है, कम गाढ़ा होता है। ठीक है, तो यानी कि जो द्रव, जैसे जो द्रव क्या होता है ज्यादा गाढ़ा होता है, इसका मतलब उसके अणु ज्यादा पास पास होते हैं, और जो क्या होता है कि कम गाढ़ा होता है उसके अणु दूर दूर होते हैं। वैसे ही डियर स्टूडेंट यहाँ बात करें अगर दो, जैसे कांच और जल है, तो कांच और जल की बात करें तो जल के अणु जो होते हैं काफी पास पास होते हैं जल की अपेक्षा। कांच के अणु जो होते हैं काफी पास पास होते हैं जल की अपेक्षा। जल भी सघन माध्यम है, कांच भी सघन माध्यम है, लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि कांच जल की अपेक्षा ज्यादा सघन है। देखिए जैसे आप तीन चार माध्यम आपको मालूम है, वायु होता है माध्यम, एक माध्यम आपका जल होता है, एक होता है कांच, और एक होता है हीरा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था कि सघनता या विरलता, सघनता किसी भी माध्यम की सघनता या विरलता किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष बताई जाती है। ठीक है, जैसे मैं ये बोला कि वायु जल की अपेक्षा क्या है, विरल है, जल कांच की अपेक्षा विरल है, कांच हीरे की अपेक्षा विरल है। ठीक है, अब जैसे मैं बोलूं हीरा कांच से ज्यादा सघन है, कांच जल से ज्यादा सघन है, जल वायु से ज्यादा सघन है। तो क्या हुआ, ये सघनता विरलता जो होती है किसी दूसरे माध्यम के सापेक्ष बताई जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको डिफिनेशन बताया सघन या विरल क्या होता है। सघन क्या होता है, यानी जिसके अणु पास पास होते हैं वो सघन माध्यम कहलाता है, और जिस माध्यम के अणु दूर दूर होते हैं वो विरल माध्यम कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको सघन या विरल माध्यम समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए एक इंसान थे, एक भाई साहब थे, बड़े ही दिखने में सुंदर थे। कारण यह था कि उनके सर पे बहुत बाल थे, बहुत बाल थे, बढ़िया झाड़ उड़ के निकलते थे, हीरो जैसे लगते थे। ठीक है, और एक भाई साहब थे, क्या बताएं इनकी हालत, इनके सर पे एक बाल यहाँ था, एक बाल यहाँ था, एक बाल यहाँ था, एक बाल यहाँ था। बेचारे क्या करें, इनके सर पे बाल की मात्रा बड़ी कम थी। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इनके सर पर बालों का माध्यम विरल है, इनके सर पर बालों का माध्यम सघन है, ये सघन कहलाएगा इसकी अपेक्षा। क्लियर है, समझा गया भाई। इससे आप ये हो कि ये हो, अब आप ही डिसाइड कर लो कौन हो आप, ये हो कि ये हो। मुझे लगता है यही वाले हो आप लोग, बहुत पढ़ते लिखते हो लगता है। ठीक है, समझा गया ना। तो चलिए आपको सघन और विरल माध्यम समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इसको समझते हैं। तो डियर बात समझिएगा आप लोग, होता क्या है, कोई पारदर्शी माध्यम आप लीजिए, मान लीजिए एक क्या है, ये एक वायु का आपका माध्यम है और एक कोई दूसरा पारदर्शी माध्यम है आपका। ठीक है, ये क्या है, एक वायु का माध्यम है और ये कोई दूसरा आपका पारदर्शी माध्यम, लेकिन वायु नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि इससे सघन हो सकता है इससे विरल हो, जो कुछ भी हो। ठीक है, होता क्या है, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम, पारदर्शी का मतलब क्या होता है, पारदर्शी का माध्यम होता मतलब होता है जिसके हमारे पर
देख सकें, है ना, जिसके हम आर पार देख सकें, क्या होता है वो पारदर्शी माध्यम होता है। तो डियर स्टूडेंट समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। पारदर्शी तो यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, हम क्या समझाना चाहते हैं आपको कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उससे भैया जाना तो चाहिए ऐसे, सीधे निकल जाना चाहिए, है ना, सीधे निकल जाना चाहिए सीधे ऐसे। लेकिन यही तो नहीं हो पाता है बेचारी प्रकाश। ये क्या करती है, जब किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, पता नहीं क्यों होती है। अच्छा बताते हैं अभी कुछ देर बाद क्यों होती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। जैसे आप ही ले लीजिए, घर से निकले कहीं पढ़ने के लिए, घर से निकले पढ़ाई करने के लिए, घर वाले भेजे पढ़ाई करने के लिए, पता नहीं बेटा क्या कर रहा है वहाँ पर। माध्यम तो चेंज हुआ वहाँ पर, लेकिन उस माध्यम में जाने के बाद अब वो क्या कर रहा है पता नहीं, आप ही जानो। तो हुआ क्या, ये कंडीशन आपके साथ भी होती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाते हो जब माध्यम तुरंत आपका, माध्यम मतलब है आपकी संगत, ठीक है ना, माध्यम मतलब आप संगत ले सकते हो। अभी आप जिस संगत में थे, जैसे ही संगत आपकी बदली आप अपने मार्ग से विचलित हुए। तो वैसे यहाँ पर भी क्या है, इस प्रकाश का अभी संगत में क्या था, कोई एक माध्यम था, अब संगत में दूसरा माध्यम आ गया, ठीक है। तो हुआ क्या, अपने मार्ग से विचलित हो गया। यही इसके मार्ग से विचलित होने की घटना को ही क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझना क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स की डेफिनेशन आप बोल सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। प्रकाश किरणों का अपने मार्ग से विचलित होने की यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ओके, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको प्रकाश का अपवर्तन समझ में आ गया होगा। अब आपको बताते हैं कि जब विरल से सघन में जाता है, सघन से विरल में जाता है तो आखिर में कैसा, कब दूर हटता है, कब पास आता है। और एक बात आपको मालूम है, आपने प्रकाश के परावर्तन पढ़ रखा है, जहां पर प्रकाश किरण आपतित होती है इसी बिंदु पर, इसको आपतन बिंदु कहते हैं, इसी बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाता है ना, इसी बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाता है। ये बात है। तो आइए हम दो माध्यम लेते हैं और उन दोनों माध्यमों में देखते हैं प्रकाश किरण कब आपके इस अभिलंब से दूर हटती है, कब इस अभिलंब के पास आती है। ओके, तो देखिए तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा। चलिए अच्छा हम एक काम करते हैं, ये हम कांच का एक क्या लेते हैं, माध्यम लेते हैं, कांच का पारदर्शी माध्यम लेते हैं। हम मान लेते हैं ये हमारा कांच है, क्या है, कांच है, ये वायु है। तो आप ही बता दीजिए वायु ज़्यादा सघन होगा, कांच ज़्यादा सघन होगा। बिल्कुल सही, कांच ज़्यादा सघन होगा आपका। ये आपका सघन माध्यम है, ठीक है, और ये आपका विरल माध्यम है, ठीक, ये आपका विरल माध्यम है। तो अगर कोई प्रकाश की किरण अगर आपतित होगी, कोई प्रकाश की किरण आपका आपतित हुई तो होगा क्या, यहाँ पर आपका आपतन बिंदु पर अभिलंब बनेगा, आपतन बिंदु पर एक आपका अभिलंब बनेगा। ओके, अब हुआ क्या, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसे जाना तो चाहिए, सीधे ही अपने रास्ते में निकल जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जब वायु माध्यम से यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जैसे ही क्या हुआ, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो हुआ क्या, अभिलंब की ओर झुक गई। लेकिन जैसे ही प्रकाश किरण फिर से विरल माध्यम में जाएगी, या बोल सकते हैं आप अलग से ले सकते हो कि प्रकाश किरण जब सघन से विरल में जाएगी तब क्या होता है। अब मान लीजिए विरल से सघन में आई तो हुआ क्या, अभिलंब की ओर झुक गई। लेकिन जब सघन से विरल में जाएगी तब क्या होगा, तो जिस बिंदु पर ये देखिए, जिस बिंदु पर आ रही है किरण, इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। इस पर अभिलंब खींच दीजिए, खींच दिया अभिलंब, ठीक है। अब जब प्रकाश किरण इस सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो जाना तो इसको वैसे सीधे चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं। अब क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है। क्या होता है, अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स
आप बात समझिएगा, इसमें क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। बोलना ये चाह रहा हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, और विरल से सघन माध्यम प्रकाश के जाने पर क्या होता है, और सघन से विरल माध्यम में जाने पर क्या होता है। आखिर में ये जो आपका प्रकाश का अपने मार्ग से विचलित होना यानी होने की जो घटना है, ये होता क्यों है, इसकी बात समझ लेते हैं। इसको हम समझ लेते हैं कि आखिर में होता क्यों है ये, है ना। तो चलिए इसको समझते हैं कि आखिर प्रकाश का अपवर्तन के दौरान ये अपने जो मार्ग से विचलन की घटना है क्या होता है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है इस बात को, मैंने ये बता रखा है लाइट, जब प्रकाश बता रहा था आपको, मैंने प्रकाश के बारे में बताया कि ये सभी माध्यमों में चल सकती है, इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि इसका अलग अलग माध्यमों में चाल अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यमों में चाल अलग अलग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस यही कारण है, प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होने के कारण ही क्या है, वह अभिलंब से दूर हटती है या अभिलंब से के पास जाती है, अभिलंब की ओर झुकती है। क्लियर बात है। इसका कारण क्या है कि प्रकाश की किरणों का अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होने के कारण क्या होती है, वो एक माध्यम में क्या होती है, किसी एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अब अभिलंब के पास झुकती हैं या फिर अभिलंब से दूर हटती हैं। क्लियर है, ये कारण होता है प्रकाश के अपवर्तन का। ओके, क्लियर है चीजें। तो आइए प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में चर्चा करते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके दो नियम होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। आखिर वो कौन कौन से दो नियम होते हैं, तो इसमें पहला ध्यान समझिएगा, उससे पहले आप ये समझिएगा, मैं आपको बताना भूल गया, उससे पहले आप ये समझिएगा, इसको थोड़ा देर ब्रेक करते हैं। आपका अभी तक क्या लिया था आपने, एक दूसरा माध्यम है ना। प्रकाश की किरण आई थी आपकी, ठीक, उसके बाद आपका क्या मैंने बोला, ये आपका अभिलंब होता है इस बिंदु पर, और प्रकाश की किरण क्या हुआ, जाना इसको ऐसे चाहिए, लेकिन क्या हुआ, अपने मार्ग से विचलित हो गई। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ध्यान देना, जो प्रकाश ये आती है इस तल पे जो टकराती है आकर, इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोला जाता है। और ये किरण जिस बिंदु पर आई, तल के दूसरे माध्यम के तल पे जिस बिंदु पर आई, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। और इस आपतन बिंदु से जाने वाले इस रेखा को क्या बोलते हैं, अभिलंब, जिसको कैपिटल एन से भी डिनोट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में गई, इस किरण को क्या बोलते हैं, इसको अपवर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। ओके, अब आपको और बात ध्यान देना है, ये जो अभिलंब से कोण, प्रकाश किरण जो आ रही है, आने वाली प्रकाश किरण के जो अभिलंब से कोण बनता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण, जिसको आई से लिखा जाता है। क्या बोलते हैं, आपतन कोण आई, गाइस। और ये जो अपवर्तित होकर किरण जा रही है, इसका अभिलंब साथ जो कोण बनता है, इसको बोलते हैं आर, यानी कि अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और गाइस, इसको वहीं पर आप बना लीजिएगा जस्ट पहले। ओके, ये बातें समझ में आ गई होंगी। ये सारी चीजें का डिफिनेशन भी आप दे सकते हो कि आपतित किरण क्या होती है, यानी कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने वाली किरण, यानी कि बोल सकते हो तल पर आने वाली किरण या आपतन बिंदु पर आने वाली किरण क्या कहलाता है, आपका आपतित किरण कहलाती है। अब बोल सकते हो आपतन बिंदु क्या होता है, किरण तल के जिस बिंदु पर आके अपवर्तित हुई, जिस बिंदु से अपवर्तन, किरण का जिस बिंदु से अपवर्तन होता है, वह क्या कहलाता है, आपतन बिंदु कहलाता है। इसके बाद अभिलंब क्या होता है, आपतन बिंदु से खींची गई लंबवत रेखा कहलाती है, आपकी अभिलंब कहलाती है। अपवर्तित किरण क्या होता है, अपवर्तन के बाद
अपवर्तन के बाद रेखा जिस दिशा में जो रेखा जाती है ना, अपवर्तन के बाद वो जो रेखा होती है वो अपवर्तित रेखा किरण होती है, सॉरी रेखा नहीं, अपवर्तन के बाद वो जो किरण होती है वो क्या होती है, अपवर्तित किरण। ओके, अब अगर हम आपतन कोण आई की बात करें तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण, परावर्तन सॉरी अपवर्तन कोण की बात करें तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण। ओके, ये आपके कुछ छोटी सी बातें होंगी। आते हैं देखते हैं प्रकाश के अपवर्तन के जो दो नियम होते हैं उन दो नियमों के बारे में समझते हैं कि वो दो नियम कौन कौन से आपके हैं। गाइस तो आइए देखिए, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं जिसमें से पहला नियम, आप थोड़ा चित्र के माध्यम से समझिएगा कुछ चीज़ों को। एक प्रकाश किरण आई, इस बिंदु पर आपका अभिलंब होगा, इसे जाना सीधे चाहिए लेकिन संगत बदल गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। ये आपका क्या है, आपतन कोण आई, ये आपका परावर्तन कोण आर, ये आपका अपवर्तित किरण ये आपतित किरण, ये अभिलंब आपका यन है, ये आपका आपतन बिंदु है। ओके, ये आपका क्या है, दूसरा माध्यम का सीमा पृष्ठ है आपका। अब देखिए पहला नियम क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन का जो पहला नियम होता है वो होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मैंने क्या बोला स्टूडेंट्स, मैंने बोला आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। कौन कौन से, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है, ओ सॉरी तीनों एक ही तल में होते हैं। तो डिस्कशन ध्यान दीजिए, मैंने क्या बोला, आपतित किरण कामा आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपका किसका, प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम हुआ। ओके, देखिए आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है, अब करना क्या है, देखिए चित्र देखिए, आपतित किरण आपतन बिंदु हुए, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, पहला नियम हुआ। तो डिस्कशन दूसरा नियम क्या है इसकी बात चर्चा कर लेते हैं। दूसरा नियम क्या है, ठीक है, तो दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। क्या बोला उन्होंने दूसरा नियम, आपतन कोण आई की ज्या मतलब साइन, आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या मतलब साइन, यहां पर का अनुपात सदैव नियतांक होता है। अर्थात कह सकते हैं आप लोग ऐसा, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू नियतांक, कोई भी नियतांक, यहाँ पर n क्या है, जहाँ पर n आपका क्या है, ये नियतांक है, क्या है ये नियतांक। ओके, तो दोस्तों मैंने दोनों नियमों पर चर्चा कर दी कि दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण आर की ज्या का अनुपात सदैव नियतांक होता है। और इस नियम को एक साइंटिस्ट है स्नेल,
स्नेल ने दिया था, इसीलिए इस नियम को स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इस नियम को इसलिए स्नेल का नियम भी बोला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, जो आपका साइन आई अपन साइन आर लिखा गया है, यही वास्तव में जो आपका नियतांक मैंने यहाँ लिखा है, ये होता है माध्यम का अपवर्तनांक। ये होता है अपवर्तनांक। अभी आपको जस्ट इसके पहले बताने वाला हूँ क्या है, लेकिन इसके पहले समझिए कि ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है। क्लियर हुआ आपको बात? यानी कह सकते हैं अपवर्तनांक यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम प्रकाश की किरणों को कितना अपवर्तित कर रहा है, उसके अपवर्तित करने की क्षमता क्या है। इससे 2 गुना है, 3 गुना है, 4 गुना है, कम है ना। ये चीजें यही कहने का मतलब है, इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। यानी कि या लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या करके, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1n2। ओके, इसका मतलब यह है कि ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बताएगा। अपवर्तनांक मतलब मैंने समझाया कि ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरा माध्यम प्रकाश की किरणों को कितना अपवर्तित कर रहा है, उसकी क्षमता कितना ज्यादा अपवर्तित कर रहा है या कितना कम अपवर्तित कर रहा है, यही बताता है अपवर्तनांक आपका। ओके गाइस, तो मेरे ख्याल से आपको प्रकाश के अपवर्तन का नियम समझ में आ गया होगा, है ना। इसके बाद हम देखते हैं प्रकाश जो आपका अपवर्तन मैंने बताया, ये अपवर्तन क्या होता है आखिर में। इस अपवर्तन के बारे में जानते हैं, तब तक इसको आप नोट करिए।